स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास का इस विषय का हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। यहां से अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। और यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और उस इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों से भू राजस्व की प्राप्ति करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब उसी समय अगर ये स्वयं राजस्व की वसूली करने का कार्य करते तो जनता उग्र हो सकती थी। तो इन्होंने एक चाल चली। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने यहाँ के ही लोगों को रखा कि भाई आप ही हमारे लिए कार्य करेंगे। तो इसी बात को हम लोग समझेंगे। बात करते हैं 1765 की। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। इलाहाबाद की संधि, इस संधि के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? इस संधि के द्वारा प्राप्त हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार। तो लिखेंगे बंगाल, बिहार। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वर्तमान वाले नहीं थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार। भू राजस्व का मतलब टैक्स। लेकिन स्वयं नहीं किया इन्होंने, अपने प्यादे बैठाए। जैसे बंगाल में बिठाया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद रजा खां को, मोहम्मद मोहम्मद रजा खां को बिहार में बिठाया इन्होंने राजा सिताव राय को। राजा सिताव राय। और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। राय दुर्लभ। तो इन लोगों से कहा कि भाई आप हमारे लिए काम कीजिएगा। इसी को क्लाइव का द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था कि भाई राजा तुम्हारा, लेकिन टैक्स का कलेक्शन हम करेंगे। द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। लागू की। और ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है, इसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। 1772 समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ये प्रश्न बनता है यहां पर, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की। द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की। फिर क्या करा? फिर इन्होंने विभिन्न प्रकार की टैक्स को कलेक्शन करने की पद्धतियां अपनाई।
जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, पहली की बात करते हैं हम लोग, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्तमरारी, इस्तमरारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। और ये आ सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेखपाल से संबंधित है। इसको शुरू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ। ठीक है। 1790 में इसको 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, 10 वर्षों के लिए एक प्रयोग के तौर पर। लेकिन 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। इसको क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। अब इस व्यवस्था में क्या था? लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/भाग जमींदार को मिलता था। यानी कुल मिलाकर जनता से 11 भाग लिए जाते थे, उसमें से 10 भाग सरकार को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11वां हिस्सा जमींदार को मिलता था। तो लिखेंगे लगान का, लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। जमींदार को मिलता था। दस बटे 11 भाग सरकार को और 1/11 भाग किसको मिलता था? जमींदार को मिलता था। यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर यह कानून लगता था। जितना भी अंग्रेजों के अधिकार में था उसके 19%, ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर, 19% भाग पर यह कानून लगता था। यह प्रश्न बन सकता है, यह कानून लगता था। अंग्रेजों ने 1794 में सूर्यास्त्र कानून लागू किया, अर्थात सूर्यास्त से पहले पहले टैक्स आ जाना चाहिए, अन्यथा आपकी जमींदारी समाप्त हो जाएगी। सूर्यास्त कानून पारित किया। सूर्यास्त कानून पारित किया। यह प्रश्न आ सकता है कि सूर्यास्त कानून कब पारित हुआ? 1794 में। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी की। अब बात करते हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसकी शुरुआत 1792 से मुख्यतः मानी जाती है। कर्नल रीड के द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में इसको शुरुआत की गई थी, मतलब एक प्रयोग के तौर पर करा गया था। 1792 में कर्नल रीड, कर्नल रीड ने
कहाँ लागू की थी? मद्रास के बारामहल जिले में। मद्रास के बारामहल जिले में, बारामहल जिले में एक प्रयोग के तौर पर इसको प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1820 में टॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में इसको लागू किया। टॉमस मुनरो ने क्या किया? मद्रास में लागू किया। अठारह सौ ही 25 में एक व्यक्ति थे एल्फिंस्टन, इन्होंने इसको मुंबई में लागू किया। तो चरणबद्ध तरीके से ये लागू किया गया। ये ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। ये जो प्रतिशत बता रहा हूं, ये प्रश्न आ जाता है। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू। 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया। ये उपज का 50% था। सोचिए कितना बड़ा टैक्स था। उपज का 50%, आधा। उपज का 50% कर के रूप में देना होता था। कर के रूप में देना होता था। 50% देना होता था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था की। महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1822 में की गई और जो करने वाला व्यक्ति था वो था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी। जो अभी तक इसमें से प्रश्न आए हैं वो प्रतिशत पूछा गया है और इसको पंजाब में लागू किया गया। और ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू था। यही जो प्रतिशत मैं बता रहा हूं, यही प्रश्न आए हुए हैं अब तक। ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू। भाग पर लागू। 30% भाग पर लागू। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जो मुख्य चीज थी वो था रेलवे। तो जरा हम रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे की बात करते हैं हम कि भाई रेलवे किस तरह कार्य किया और रेलवे ने किस तरह फायदा पहुंचाया अंग्रेजों के लिए। तो रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी और व्यक्ति था डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। तो डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में जो रेलवे था या जो एजेंसी थी उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो 1853 में ही मुंबई से लेकर थाने के बीच में एक ट्रेन चली। और जो चलाने वाली एजेंसी थी वो थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलन पेनिनसुला ग्रेट इंडियन पेनिनसुला
रेलवे द्वारा मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में या थाने के बीच में पहली रेल चली थी। फिर उसके बाद 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चली थी। रानीगंज कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कलकत्ता से रानीगंज के बीच में, रानीगंज के बीच में 1921 में रेलवे पर एक कमेटी का गठन हुआ था। यह प्रश्न आ सकता है। 1921 में एक कमेटी का गठन हुआ था, एकवर्थ कमीशन। रेलवे पर एकवर्थ कमीशन का गठन, एकवर्थ कमीशन का गठन। इस कमीशन ने क्या किया? रेलवे के बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1925 में, इस कमेटी की सिफारिश पर। 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया। अलग कर दिया। ठीक है, इतनी बातें रही हमारी। अब एक महत्वपूर्ण आ जाता है इसमें, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, वो है धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो धन का निष्कासन का सिद्धांत, धन का निष्कासन। धन का निष्कासन अर्थ है कि यह बताने की कोशिश की गई कि अंग्रेज किस प्रकार भारत के धन को निष्कासित कर रहे हैं, यानी कि भारत से बाहर ले जा रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले 1867 में दादा भाई नेहरू जी ने बताया था। 1867 इसको बताया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसलिए उनको इस सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने एक लेख लिखा था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। उनका लेख था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, कैसे कर्जे में डुबा रहा है। और उनकी पुस्तक भी है जिसमें इसी सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि गरीबी का कारण है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक में इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस चीज के बारे में बताया था। तो उनका भी नाम लिख लेते हैं, रमेश चंद्र दत्त ने इनकी पुस्तक थी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में भी इन्होंने इस बारे में बात की थी। तो ये हम लोगों ने बात की कि किस तरह वहां पर व्यवस्था रही, अर्थव्यवस्था ब्रिटिश कालीन, उन सब बातों पर यहां पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम लोग अब 28 57 के विद्रोह का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।